हम पढ़ रहे हैं स्टडी यूनिट 2 का लास्ट लेक्चर, जिसमें कि अब हम पेनल्टीज को तो पढ़ चुके हैं। अब हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, सब्सटेंशियल अंडरस्टेटमेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो एग्जाम में आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। तो देखिए, अंडर स्टेटमेंट का मतलब कि आप अपनी टैक्स की लायबिलिटी को अंडर स्टेटेड मत कीजिए। कोई भी इनकम टैक्स लॉ क्या चाहेगा कि यार एक टैक्स पेयर अपनी सही इनकम को डिस्क्लोज करे। तो अंडर स्टेटमेंट है क्या चीज सर? अंडर स्टेटमेंट छोटा मोटा $100 $50 का नहीं। तो अंडर स्टेटमेंट मतलब कि अगर आप अपनी इनकम जो दिखाते हैं और एक्चुअल इनकम के बीच का गैप, तो वो गैप कितना हो सकता है मैक्सिमम? There is a substantial understatement of income tax if the amount of understatement for the year exceed, line बड़ी important है, the greater of 10% of the tax required to be shown on the return for the tax year or 5,000 whichever is higher। सर एग्जाम्पल से समझते हैं, मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि आपने, उन्होंने बोला विच एवर इज मोर, तो एग्जाम्पल से समझाते हैं। बोले आपने जो टैक्स रिटर्न में इनकम शो कर रखी, इनकम शोन, और जो एक्चुअल आपकी इनकम होनी चाहिए, आपने पता चले टैक्स रिटर्न में $70,000 शो कर रखा है, और टैक्स अधिकारी के अकॉर्डिंग, टैक्स ऑफिसर के अकॉर्डिंग आपकी इनकम कितनी होनी चाहिए? बोल रहे हैं कि जो टैक्स रिटर्न में शोन इनकम है और एक्चुअल इनकम, उन दोनों के बीच में 10% और 5,000 विच एवर इज मोर। मतलब जो टैक्स रिटर्न में इनकम शो की गई है और एक्चुअल इनकम, अगर उससे 10% या 5,000 दोनों में से जो ज्यादा है, तो हम ये मान के चलेंगे कि आपने अपनी इनकम का क्या कर रखा है? अंडर स्टेटमेंट। फिर से समझिए, टैक्स रिटर्न में शो की गई इनकम और जो एक्चुअल इनकम होना चाहिए, तो अंडर स्टेटमेंट मतलब अगर एक्चुअल इनकम से टैक्स रिटर्न में शो गई इनकम का जो गैप है, या तो 10% या 5,000 दोनों में से जो ज्यादा है, तो इसको हम क्या मानते हैं? अंडर स्टेटमेंट मानते हैं। ऐसे ही कॉरपोरेशन के लिए यहां पर फिगर अलग है। कॉरपोरेशन के लिए यहां पर एक्सेस की जगह लेसर है। अंडर स्टेटमेंट ऑफ अ कॉरपोरेशन इज सब्सटेंशियल इफ एक्सीड इन एनी ईयर लेसर ऑफ 10% टैक्स रिक्वायर्ड टू बी शोन। यहां पे ध्यान रखिए, इनकम नहीं, क्या लिखा है? टैक्स रिक्वायर्ड। तो मैं वहां पे इनकम बोल रहा था, उसको आप टैक्स रिक्वायर्ड मान लेना। मतलब इनकम की जगह हम क्या बोल रहे हैं? टैक्स। 10% ऑफ टैक्स रिक्वायर्ड टू बी शोन ऑन द रिटर्न ऑफ द टैक्स ईयर और 1 million विच एवर इज लेसर है, तो इसको हम क्या मानते हैं? सब्सटेंशियल अंडर स्टेटमेंट के रूप में कंसीडर करते हैं। अब इसी प्रकार से उन्होंने बोला कि अगर आपने किसी प्रॉपर्टी का वैल्यूएशन किया है और प्रॉपर्टी के वैल्यूएशन में आपने जानबूझकर मिस स्टेटमेंट कर दिया, तो आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। किसके ऊपर? टैक्स पेयर के ऊपर। तो कितनी पेनल्टी? 20% ऑफ द पेनल्टी फॉर सब्सटेंशियल वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट। मतलब आपने अपनी प्रॉपर्टी का अंडर वैल्यूएशन कर रखा है, तो प्रॉपर्टी का अंडर वैल्यूएशन मतलब द वैल्यू ऑफ द एडजस्टेड बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी क्लेम ऑन द रिटर्न इज 150% और मोर ऑफ द करेक्ट अमाउंट। मतलब आपके ने जो अपने रिटर्न को फाइल करते समय जो अपनी प्रॉपर्टी का एडजस्टेड बेसिस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बुक वैल्यू आती है, वो वैल्यू और करेक्ट वैल्यू के बीच में 150%, मतलब वो करेक्ट वैल्यू का 50% लोअर है। क्या लिख रहे हैं? 150% और मोर ऑफ द करेक्ट अमाउंट। तो अगर आपने जो करेक्ट अमाउंट है उसमें 150% का डिफरेंस है, द वैल्यू ऑफ एडजस्टमेंट बेसिस ऑफ एनी प्रॉपर्टी क्लेम ऑन द रिटर्न इज 150% और मोर ऑफ द करेक्ट अमाउंट। मतलब आप यहां पर ओवर वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। ध्यान रखना, ओवर वैल्यूएशन मतलब आपने जानबूझकर 150 दिखाया है प्रॉपर्टी। कितना दिखाया है? 150, जबकि सही प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी? 100 है। ऐसा समझो। टैक्स पेयर अंडर पेड द टैक्स बाई मोर देन 5,000 बिकॉज ऑफ द मिस स्टेटमेंट, और टैक्स पेयर ने इसके कारण अपना जो है इनकम टैक्स भी क्या है? कम पे किया है। कितने से कम पे किया? $5,000 से। टैक्स पेयर कैन नॉट एस्टेब्लिश रीजनेबल कॉज फॉर अंडर पेमेंट एंड द
शी एक्टेड इज गुड फेथ। अगर टैक्स पेयर ये स्टेब्लिश ना कर पाए कि मेरे पास रीजनेबल कॉस्ट थे, मैंने जानबूझकर अंडर पेमेंट नहीं किया है, ये रीजन प्रूव ना कर पाए, तो इसको हम क्या मानते हैं? सब्सटेंशियल वैल्यूएशन स्टेटमेंट। तो फिर यहां पर आपको 40% की पेनल्टी, 40% ऑफ द ग्रॉस वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट, तो जितना मिस स्टेटमेंट उसका 40% आपसे क्या की जा सकती है? पेनल्टीज लगाई जा सकती है। लेकिन अगर मिस स्टेटमेंट प्रॉपर्टी के 200% या उसके ज्यादा है, if the value is misstated or adjusted basis of property is 200 और मोर, मतलब 100 की चीज को आप डबल दिखा रहे हो, 200 200%, या पहले में कितना लिखा था? 150%, यहाँ कितना लिखा है? 200%। तो जो करेक्ट वैल्यू है उससे 200% आप ज्यादा दिखा रहे हो, तब आपके अगेंस्ट में क्या की जा सकती है? 40% पेनल्टी लगाई जाएगी, ना कि 20%। तो 150% में कितनी है सर? अगर आपने 150% से ओवर वैल्यूड कर रखा है तो 20%, और सर अगर 200% से ज्यादा ओवर वैल्यूड कर रखा है तो आपके ऊपर पेनल्टीज कितनी लगानी जाने वाली है? 40% पेनल्टीज लगाई जाने वाली है। उसके बाद इंस्टेड ऑफ 20% ऑफ अमाउंट टैक्स पेयर अनपेड बिकॉज ऑफ ग्रॉस वैल्यूएशन मिस्टेक, द पेनल्टी रेट इज 40%। अगर आपने इनकम टैक्स का पेमेंट 20% से कम किया, ध्यान रखो क्या लिखा है, ये गोला बना दिया, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। Instead of 20% of the amount taxpayer underpaid because of the gross valuation misstatement, मतलब अगर आपने अपनी प्रॉपर्टी का मिस स्टेटमेंट किया था और उसके कारण आपने 20% तक टैक्स को कम पे किया, तो 40% आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है? द पेनल्टी रेट इज ऑल्सो 40%, एंड द प्रॉपर्टीज करेक्ट वैल्यू एडजस्टेड बेसिस इज 0। क्या लिख रहे हैं? तो 20% आपके ऊपर क्या लगाई जाएगी यहाँ पर? इंस्टेड ऑफ 20% द अमाउंट ऑफ द टैक्स अंडरपेड बिकॉज ऑफ द ग्रॉस वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट, द पेनल्टी रेट इज ऑल्सो 40%। तो 40% आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती। अब वो बोल रहे ट्रांजेक्शन लैकिंग इकोनॉमिक सब्सटेंस, मतलब अब देखिए अंदर की बातें इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप अंदर का रोटाफिकेशन कर रहे हैं, तो ये पार्ट तो शायद हमने दूसरे सेगमेंट में ही कवर कर लिया था। हाँ, इसको हम कवर कर चुके हैं। कि आपको तो अगर आप कोई लैकिंग ऑफ इकोनॉमिक सब्सटेंस वाले ट्रांजेक्शन करते हैं, मतलब जिसकी कमर्शियल कोई वैल्यू नहीं है, तो आपके अगेंस्ट में पेनल्टीज क्या क्या है? पेनल्टीज इंपोज की जा सकती है। तो ये बात आपको यहां पर क्या करनी पड़ेगी? ध्यान रखनी पड़ेगी। अब हम बात कर रहे हैं सर ट्रांजेक्शन लैकिंग इकोनॉमिक सब्सटेंस के बाद नेगोशिएशन ऑफ रिफंड। तो नेगोशिएशन ऑफ रिफंड का क्या मतलब है? मतलब कि सोचिए आपके ऊपर $540 की पेनल्टीज लगाई जा सकती है, इज इम्पोज ऑन टैक्स रिटर्न प्रिपेयर फॉर ईच टैक्स पेयर रिफंड चेक नेगोशिएट। मतलब आपने चेक लिया राम के नाम से, मतलब रिफंड निकलता था राम के नाम से, लेकिन आपने वो चेक किसके नाम से बनवा लिया? श्याम के नाम से। तो अगर आप गलत इंडोर्समेंट करवा लेते हो, नेगोशिएशन करवा लेते हो, तो आपके अगेंस्ट में 540 की क्या निकल सकती है? पेनल्टी। मतलब नेगोशिएशन का मतलब होता है ट्रांसफरेबल इंडोर्समेंट। तो इंडोर्समेंट के केस में आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है? पेनल्टीज लगाई जा सकती है। $540 की आपके ऊपर पेनल्टी लगाई जाएगी। उसके बाद टैक्स पेयर में ऑथराइज द रिप्रेजेंटेटिव टू रिसीव रिफंड चेक। अब यहां पर सीधी बात है सर, वो जो प्रिपेयर्स है उसके पास चेक कहां से आएगा? अरे उसको बेटा ऑथोराइज कौन करेगा? उसको टैक्स पेयर ऑथोराइज करेगा कि आप हमारे बिहाफ पे चेक ले लें। तो अगर उसको पावर ऑफ अटर्नी दी जाती है, और अगर वो इस पावर ऑफ अटर्नी का यूज करके किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से वो चेक को इंडोर्स करा लेता है, तो $540 की क्या लगेगी? पेनल्टी लगेगी। लेकिन अगर आप उस पर्सन के नाम पे ही इंडोर्स कराते तो फिर किसी प्रकार की कोई पेनल्टी नहीं लगेगी। तो लिख रहे हैं टैक्स पेयर विल नॉट बी कंसीडर्ड टू हैव इंडोर्स और अदरवाइज नेगोशिएट चेक सोली एज ए रिजल्ट हैविंग अफिक्स द टैक्स पेयर नेम। तो टैक्स पेयर के नाम पर अगर आप चेक लेते हो तो किसी प्रकार की कोई पेनल्टी आपके ऊपर इंपोज नहीं की जा सकती।
अब बोल रहे ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट, तो ड्यू डिलिजेंस रिक्वायरमेंट का क्या मतलब है? ड्यू डिलिजेंस का रिक्वायरमेंट का मतलब है कि जब एक टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स किसी भी प्रकार की टैक्स रिटर्न या रिफंड से रिलेटेड सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो उसको ड्यू डिलिजेंस मतलब उचित सावधानी रखना चाहिए, उसको सारे लॉ एंड रेगुलेशंस का क्या करना चाहिए, कंप्लायंसेस करना चाहिए। तो आपके लिए जो काम की बातें हैं वो ड्यू डिलिजेंस है कि एक रिटर्न प्रिपेयरर को ड्यू डिलिजेंस का क्या करना चाहिए, यूज करना चाहिए। फिर उसके बाद एक फॉर्म आता है, फॉर्म 88, ये प्रोसीजर नहीं पूछेंगे आपसे। पेड प्रिपेयर ड्यू डिलिजेंस चेकलिस्ट की आपने चेकलिस्ट की सारे नॉर्म्स का कंप्लायंसेस किया है कि तो उसके लिए एक फॉर्म भराया जाता है 8861, जिसमें बताया जाता है कि जो रिटर्न प्रिपेयर ने अपना काम ईमानदारी से ट्रूथफुली एक्यूरेटली किया है। तो ये सारी चीजें उसके अंदर देखी जाती है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, नॉलेज। The taxpayer asks question and document the taxpayer response and review the information to determine the taxpayer is eligible। अब सीधी बात है कि आप टैक्सपेयर को रिफंड वगैरह दिलवा रहे हो तो आपको उसके डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली वेरीफाई करना चाहिए। तो यहाँ लिख रहे हैं आस्क द क्वेश्चन, डॉक्यूमेंट्स उसके रिस्पॉन्स को वेरीफाई करें, ये सारी चीज, और हर चीज को कंसीडर करें। डू नॉट इग्नोर द इम्प्लीकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फर्निश्ड और नोन, में एक रीजनेबल इंक्वायरी करना चाहिए, आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे कलेक्ट कर लेना चाहिए। तो आप किसी भी प्रकार की अगर सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्लायंसेस आपको क्या करने पड़ेंगे, पूरे करेंगे। रिकॉर्ड रिटेंशन, अब सोचिए आप क्लाइंट के रिफंड और रिटर्न से रिलेटेड काम देख रहे हैं तो आपको कितने समय तक रिकॉर्ड को जो क्लाइंट के डॉक्यूमेंट से अपने पास रखने पड़ेंगे, तो ये एक प्रोसीजरल पार्ट है। द डॉक्यूमेंट रिटेंशन रिक्वायरमेंट में रिटेनिंग द फॉलोइंग 5 रिकॉर्ड्स, एक तो फॉर्म नंबर संभालना पड़ेगा, वर्कशीट संभालनी पड़ेगी जो भी काम आपने किया है, कॉपीज ऑफ द टैक्सपेयर डॉक्यूमेंट, टैक्सपेयर आपको उसका फाइलिंग स्टेटस जैसे HOH हेड ऑफ द हाउस होल्ड का स्टेटस बताता है या मैरिड फाइलिंग ज्वाइंटली बताता है, तो ये सारी चीजें आपको क्या करना पड़ेगी, संभाल के रखनी पड़ेगी। तो टैक्सपेयर के डॉक्यूमेंट्स को आपने संभाल के रखना है 3 साल तक, 3 ईयर फ्रॉम द लेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग ड्यू डेट्स। तो टैक्स रिटर्न की डेट से 3 साल, द डेट द रिटर्न वाज फाइल्ड, द ड्यू डेट ऑफ द टैक्स रिटर्न। ध्यान रखिए एक्सटेंशन को काउंट नहीं कर रहे हैं, नॉट इंक्लूडिंग एक्सटेंशन, क्योंकि क्या होता है इनकम टैक्स का जो रिटर्न है यूएस के इंडिविजुअल को 15 अप्रैल तक फाइल करना पड़ता है, मतलब दिसंबर में ईयर एंड होता है तो 15 अप्रैल तक फाइल करना है, लेकिन उसके बाद वो है ना 6 महीने तक एक्सटेंशन ले सकते हैं, अक्टूबर तक फाइल कर सकते हैं। तो वो बोल रहे एक्सटेंशन को हम यहाँ पर काउंट नहीं करेंगे। द ड्यू डेट ऑफ द टैक्स रिटर्न, ड्यू डेट से 3 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। फिर उस पे द डेट ऑफ द रिटर्न वाज प्रेजेंटेड टू द टैक्स पेयर फॉर सिग्नेचर, तो आपको रिटर्न वगैरह पे सिग्नेचर कराना पड़ता है, वहां से भी आप क्या है 3 साल तक मेंटेन कर सकते हैं। तो 3 साल इज अ वर्ड कि 3 साल तक आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पेयर के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे उसमें सोशल सिक्योरिटी कार्ड आ गया, उसके क्वालिफाइड, उसके चाइल्ड से रिलेटेड डिटेल आप फर्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे, क्वालिफाइड चाइल्ड डिडक्शन, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको क्या करने पड़ते हैं, मेंटेन करने पड़ते हैं। फिर अंडर पेमेंट पेनल्टी, अगर मान के चलिए कोई अंडर पेमेंट है तो उसके अगेंस्ट, जैसे अगर आपने जानबूझ के इनकम टैक्स का कम पेमेंट किया तो आपके अगेंस्ट में पेनल्टीज लगाई जा सकती है। तो पेनल्टीज कितनी लगाई जा सकती है, अंडर स्टेटिंग टैक्सपेयर लायबिलिटी ड्यू टू अनरीजनेबल पोजीशन एंड विलफुल रेकलेस कंडक्ट, जानबूझ के नेग्लिजेंट है और अपनी लायबिलिटीज को कम दिखा रहे हैं, तो यहां पर पेनल्टीज दी गई है $1000 और 50% of the income derived by on a tax return preparer taking position known to have reasonable belief, मतलब जो आपकी रीजनेबल बिलीफ बेसिस पर इनकम होनी चाहिए थी उसका 50% या 1000 दोनों में से जो ज्यादा है। क्या लिख रहे हैं, वर्ड पे ध्यान रखना, किस चीज की, अंडर पेमेंट ऑफ पेनल्टी। सेक्शन 6694A impose a penalty the greater of $1000 or 50% of the income derived by the preparer as a return on a tax return preparer for taking position known to have no reasonable belief of being substance on the merit, मतलब आपने जानबूझकर अगर वायलेशन किया है, रीजनेबल बिलीफ नहीं था उसके बावजूद भी आपने क्या है उसका रिटर्न फाइल कर दिया, तो 50%
और $1000 दोनों में से जो ज्यादा है उसके ऊपर आपको क्या लगाया जा सकती है, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। लेकिन पेनल्टीज लगाई जाने के लिए ये अंडर स्टेटमेंट होना चाहिए और ओवर स्टेटिंग ऑफ रिफंड, तो रिफंड ओवर स्टेटेड और इनकम अंडर स्टेटेड होना चाहिए। रीजनेबल बिलीफ मतलब जो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर आप क्या कर सकें, उसको डिसाइड कर सके। रीजनेबल बिलीफ मतलब कि आपको लगता है कि हाँ यार जैसे उन्होंने यहाँ पे डेफिनेशन दी है, मोर लाइकली देन नॉट पॉसिबिलिटी, मतलब जिसके होने की संभावना उसके ना होने की संभावना से ज्यादा हो। अब हम अगला कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, फ्रॉविलस पोजीशन। बहुत क्वेश्चन यहां से आपको देखने को मिलेंगे, चलिए एक बार देखते हैं। सो हम पढ़ रहे हैं एक अगला कॉन्सेप्ट, एक सेकेंड। सो फ्रीवियस पोजीशन का मतलब है कि आप कोई जानबूझकर चीजों को छुपा रहे हैं, मतलब जिसका कोई पर्पस नहीं, मतलब एक जानबूझकर अपनी इनकम को कम दिखाना। वैल्यूलेस मतलब एक ऐसा काम करना जिससे कि जो इनकम टैक्स का ऑफिसर है वो आपकी सही इनकम को डिटरमाइन ना कर पाए, इसको बोलते हैं फ्रीवियस पोजीशन। तो इसके लिए आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टी लगाई जा सकती है। पेनल्टी टू अप्लाई द टैक्स पेयर रिटर्न प्रिपेयर मस्ट नो द पोजीशन हैज नो रीजनेबल बिलीफ। क्या लिख रहे हैं कि आपको कोई रीजनेबल बिलीफ नहीं था, मतलब आपको भरोसा नहीं था कि यार इस प्रकार के ट्रांजेक्शन होंगे, फिर भी उसको आपने सच मान लिया और उसके बेसिस पे क्या कर दिया, सामने वाले का रिटर्न फाइल कर दिया। मतलब आपको पता था कि ये चीज गलत हो सकती है। जैसे एग्जांपल, एक कंपनी का रिटर्न फाइल कर रहे हैं और वो बता रहा है कि मेरा स्टॉक 2 करोड़ का, लेकिन आपको लगता है कि नहीं यार 2 करोड़ का तो नहीं होगा, 1 करोड़ का होगा, फिर भी आप 2 करोड़ उसको वेरीफाई किए बिना आप क्या करते हो, सामने वाले का रिटर्न फाइल करवा देते हो। तो इसको बोलते हैं फ्रीवियस पोजीशन। वैल्यूलेस, फ्रीवियस का मतलब होता है वैल्यूलेस, विदाउट बिलीविंग रीजनेबल बिलीफ आप क्या कर रहे हो, सामने वाले को मदद कर रहे हो कि वो अपनी इनकम को अंडर एस्टिमेट कर पाए, और इसके कारण फिर आपको क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। विलफुलनेस, जानबूझकर, तो कितनी लगाई जाएगी, $5000 और 75% ऑफ इनकम डिराइव बाय द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर एज टू रिटर्न ऑफ द अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज विलफुल कॉस्ट। तो 75% ऑफ इनकम और 5000 दोनों में से जो ज्यादा है आपके ऊपर क्या है, विलफुलनेस के ऊपर पेनल्टीज लगाई जाए। मतलब ये चैप्टर जो है ना पेनल्टीज के ऊपर बहुत ज्यादा है, तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर याद रखना पड़ सकता है। तो अब सर जब हमने जानबूझकर इनकम का अंडर एस्टिमेट किया, तो आपको यहां पर बताया गया कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को ये प्रूफ करना होगा, बर्डन is on the tax return preparer to prove that the neither intentionally not recklessly disregard the rules and regulation। मतलब टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को ये प्रूफ करना पड़ेगा कि उसने जानबूझकर रूल्स एंड रेगुलेशन का वायलेशन नहीं किया है। विलफुलनेस इज इंप्लाइड फ्रॉम द डिसरिगार्ड इंफॉर्मेशन, मतलब आप इंफॉर्मेशन को क्या कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। विलफुल, जानबूझकर आप क्या कर रहे हैं, जो इंफॉर्मेशन थी उसके बावजूद आप क्या कर रहे हैं, इनकम को अंडर पेमेंट करा रहे हैं। फिर अबेटमेंट का कॉन्सेप्ट आता है। अगर अबेटमेंट मतलब पेनल्टीज को हटा देना, अबेटमेंट मतलब कि पेनल्टीज को क्या कर देंगे, हम खत्म कर देंगे। सेक्शन 669 अलाउड अबेटमेंट ऑफ पेनल्टी इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड in a final administrative determination of judicial decision that there is no understatement even if there was a willful attempt to understate। तो यहां पर ध्यान रखिए, अगर बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं, अगर गवर्नमेंट को लगता है कि आपने विलफुल तरीके से इंफॉर्मेशन को छुपाया जरूर था, लेकिन उसके बावजूद आप अपनी इनकम को अंडर एस्टिमेट नहीं कर पाए थे, मतलब आपने प्रॉपरली टैक्स पे किया है, लिख रहे हैं ना, पेनल्टी अलाउ अबेटमेंट ऑफ पेनल्टी इफ इट इज एस्टैब्लिश्ड इन द फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव डिटरमिनेशन और जुडिशियल डिसीजन दैट देयर वाज नो अंडर स्टेटमेंट। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई अंडर स्टेटमेंट नहीं है, इवन इफ देयर वाज एन विलफुल अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड, मतलब आप तो कोशिश कर रहे थे कि अपनी इनकम को कम दिखाएं, लेकिन फिर भी आपने इनकम को कम नहीं दिखाया, तो आपको क्या है, पेनल्टी से वेव ऑफ मिल सकता है। व्हेन द आईआरएस एग्जामिनेशन इज रिटन फॉर नेग्लिजेंस और इंटेंशनली डिसरिगार्ड रूल्स, द टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हैज द बर्डन ऑफ प्रूफ हिज और हर इनोसेंस। मतलब वो ये कहना चाहते हैं कि आईआरएस इंटरनल रेवेन्यू सर्विस आपको बोलता है कि आपकी गलती है, आपने जानबूझकर रूल का डिसरिगार्ड किया, लेकिन फिर आपको यहां पर प्रूफ करना पड़ेगा कि हम इनोसेंट है, हमने किसी भी प्रकार का कोई रूल का डिसरिगार्ड नहीं किया। अगला कॉन्सेप्ट आता है
अवॉइडेंस वर्सेस इविजन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछा जाएगा ये दोनों। तो देखिए, अवॉइडेंस का मतलब अपनी टैक्स की लायबिलिटी को मिनिमाइज करना थ्रू लीगल अरेंजमेंट एंड ट्रांजैक्शन। द गोल ऑफ बिजनेस टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट एंड टैक्स अवॉइडेंस इज अ की एलिमेंट। मतलब आप अपने बिजनेस के प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हो और टैक्स को क्या करना चाहते हैं, अवॉइड करना चाहते हो थ्रू लीगल अरेंजमेंट्स। मतलब जिसका लॉ में प्रोविजन है, जैसे कि आप स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जाके कोई बिजनेस स्टार्ट कर देते हो तो वहां पे लॉ में प्रोविजन है, तो उसको बोलते हैं अवॉइडेंस। और अवॉइडेंस जब तक, क्या लिख रहे हैं, ये लाइन के ऊपर क्वेश्चन है, अवॉइडेंस टेक प्लेस प्रायर टू इनकरिंग लायबिलिटी। मतलब लायबिलिटी आने से पहले अगर आप किसी प्रकार का कोई मैनेजमेंट कर लेते हो, दिस इज कॉल्ड अवॉइडेंस। और टैक्स इवीजन मतलब कि सर टैक्स लायबिलिटी आ चुकी है और आप टैक्स की चोरी कर रहे हो। तो ध्यान रखिए यहां पर इंटेंट के ऊपर फोकस किया गया है। A key distinct between a avoidance and evasion is taxpayer intent. A taxpayer's intent is called into question when one of the fraud is idea. मतलब fraud कर रहे हो, लाइबिलिटी आपने बोगस बिल डाल दिए, कच्चे बिल डाल दिए, फिक्टिटियस सेल क्रिएट कर दी, फिक्टिटियस डिडक्शन क्लेम कर दी, तो ये सब ये क्या है? तो ये एक एविजन। तो मतलब टैक्स की चोरी इज एविजन और एक लीगल अरेंजमेंट के थ्रू टैक्स को बचा लेना इज अवॉइडेंस। तो ये टैक्स लायबिलिटी अराइज होने के पहले होता है और ये टैक्स लायबिलिटी होने के बाद होता है। तो सर इसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। तो अगर आप विलफुली अपने टैक्स को इवेड करते हो तो $2.5 लाख की पेनल्टी, ध्यान रखिए, और कॉर्पोरेशन के लिए 500। पेनल्टीज याद नहीं रहेंगी, आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी पेनल्टीज को याद रखना इट्स अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लायबिलिटी एंड असेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। अब टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर के ऊपर पेनल्टीज के बारे में बात हो रही है। IRCS इंटीग्रेटेड पेनल्टी स्ट्रक्चर फॉर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स की, टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर्स के ऊपर भी क्या कर सकते हैं हम लोग, पेनल्टीज लगा सकते हैं। तो कितनी पेनल्टीज लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मामलों में उनके ऊपर ना सैंक्शंस लगाई जाती है कि अब आप ये काम नहीं कर सकते। सैंक्शंस मतलब आपके ऊपर रोक लगा देना। तो पेनल्टीज $1,000 penalty for aiding and aiding, assisting in preparation for any document if person is known or has been reason to believe that document will be used in connection with any material tax matter। मतलब आपके ऊपर $1,000 की पेनल्टी लगाई जा, $1,000 नहीं सॉरी, $1,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है अगर टैक्स रिटर्न प्रिपेयरर को ये बिलीव है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और फेडरल टैक्स मैटर पे यूज किया जा सकता है, और वो जानबूझकर वो डॉक्यूमेंट अगर एक प्रकार का फॉल्स डॉक्यूमेंट है, इफ इट इज सो यूज इट विल रिजल्ट अंडर स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स लायबिलिटीज। इसके कारण टैक्स की लायबिलिटी का क्या होता है, अंडर स्टेटमेंट। मतलब एक लॉजिक से समझो ना, देखो ये एग्जाम है MCQ बेस्ड, तो रोटा नहीं करना है आपको, ये दिमाग में होना चाहिए कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर अंडर पेमेंट के लिए आपको हेल्प कर रहा है डॉक्यूमेंटेशन से, $1,000 की पेनल्टी लगा देंगे। लेकिन अगर वो कॉर्पोरेट टैक्स पेयर है तो $10,000। मतलब आपने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट बनाया जिससे कि टैक्स लायबिलिटी कम हो जाती है, तो नॉर्मल पर्सन के लिए, इंडिविजुअल के लिए $1,000, कॉर्पोरेशन के लिए $10,000 की पेनल्टी लगाई जा सकती है। और बर्डन ऑफ प्रूफ गवर्नमेंट को प्रूफ करना पड़ेगा कि ये डॉक्यूमेंट फॉल्स था जिसके कारण टैक्स लायबिलिटी अंडर पेमेंट की गई। पेनल्टी मे नॉट बी इम्पोज, पेनल्टीज इम्पोज अंडर आइदर ऑफ दी। तो अगर एक, देखो किसी भी अपराध के लिए 2 बार पेनल्टी नहीं दी जा सकती, तो उन्होंने सेक्शन बताया 670 और 694 जो ऊपर हम पढ़ के आ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक में ही आपको क्या है, पेनल्टी है लगाई जा सकती है बस, इसके अलावा और किसी में पेनल्टीज आपको नहीं लगाई जा सकती। तो आगे बात करें सर कि पेनल्टीज के पॉइंट, लायबिलिटी टू क्लाइंट। A client may not be able to avoid liability for penalty by relying on the professional opinion। देखिए फॉल्ट आपने किया है, आप ये नहीं बोल सकते कि मेरे को प्रोफेशनल ने ओपिनियन दिया था इसके बेसिस पे मैंने अपना अंडर पेमेंट किया। अंडर पेमेंट जो हुआ है वो आपने किया है, आप ये नहीं बोल सकते कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को पेनल्टी लगाओ, वो उसके कारण हुआ है। टैक्स पेयर से भी पेनल्टी लेंगे, दोनों से। तो क्लाइंट से हम क्या करेंगे, क्लाइंट ये नहीं बोल सकता कि हमने तो प्रोफेशनल की बातों पे भरोसा किया था और इसके कारण हमने हमारी इनकम टैक्स कम पे कर दिया। आप कहीं ना कहीं इसमें
involved. The furthermore, tax return preparer may incur liability to client who is dissatisfied with the tax liability. तो यहां पर ये भी बोला है कि टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को क्लाइंट को भरपाई करनी पड़ेगी अगर वो उसकी सर्विसेज से सेटिस्फाइड नहीं है. द टैक्स लायबिलिटी दैट रिजल्ट फ्रॉम फॉलोइंग एडवाइस ऑफ द प्रिपेयर. तो ऐसे यहां पर एग्जांपल दिया, द प्रिपेयर फेल्स टू इन्फॉर्म क्लाइंट दैट मॉर्गेज इंटरेस्ट इन द क्लाइंट थर्ड होम इज नॉट डिडक्टेबल. अब सोचिए, प्रिपेयर ने क्लाइंट को ये इंफॉर्मेशन देने में भूल गया कि यार आपने जो मॉर्गेज के ऊपर इंटरेस्ट पे किया है वो यहाँ डिडक्टेबल नहीं है. तो यहां पर रिटर्न प्रिपेयर का फॉल्ट. तो रिटर्न प्रिपेयर क्या करेगा, उस क्लाइंट को गलत सर्विस देने के कारण क्या करेगा, टैक्स लायबिलिटी में जो उसको नुकसान हुआ वो उसकी पेनलाइज उसको भरपाई करेगा. तो यहां पर क्योंकि प्रिपेयर क्या था, नेग्लिजेंट था. प्रिपेयर नेग्लिजेंस में भी एलिगेंट वेरियस फॉर्म. तो आप क्या कर सकते हो, प्रिपेयर के अगेंस्ट में फिर कोर्ट में क्या कर सकते हो, केस फाइल कर सकते हो कि उसने कंप्यूटेशनल एरर कर दिया है, जानबूझ के लेट रिटर्न फाइल किया है, या इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन फॉर्मेस की. डैमेज में इंक्लूड क्लाइंट लॉस सच एज इंक्रीज टैक्स लायबिलिटीज एंड पेनल्टीज यहां पर लगाई जा सकती है. स्टैट्यूटरी लिमिटेशन, तो बोल रहे कि पेनल्टीज 3 साल तक ही लगाई जा सकती है. मतलब 3 साल के बाद एक 3 ईयर लिमिट अप्लाई टू असेसिंग द पेनल्टीज. मतलब पेनल्टी का जो असेसमेंट है वो केवल 3 साल तक ही हो सकता है. आगे बढ़ते हैं. सो अगली जो है असेसमेंट ए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स. तो देखिए, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से एक नोटिस आने पर ए टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हु पेज 15% और मोर ऑफ द असेस्ड प्रिपेयर्स पेनल्टी. किसके ऊपर पेनल्टी है ये, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर हु पेज पेनल्टी. टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स हु पेज 15% or more of the assessed preparer penalty after receipt of notice and demand may file claim for refund within 30 days of the. मतलब नोटिस आने पर क्या लिख रहे हैं, टैक्स रिटर्न प्रिपेयर ने 15% पेनल्टी, 15% या उससे ज्यादा की पेनल्टी पे कर दी और फिर वो उस पेनल्टी के लिए रिफंड अप्लाई कर सकता है इस रीजन को देखकर कि मेरे ऊपर पेनल्टी नहीं लगाई जाना चाहिए क्योंकि मैंने तो रीजनेबल बिलीफ पे काम किया, मैंने नेग्लिजेंट नहीं हुआ. तो टैक्स रिटर्न प्रिपेयर को क्या बोला है कि पहले तो आप 15% भर दो और फिर उसके बाद क्या करो, उसके लिए रिफंड मांगो. नोटिस एंड डिमांड में फाइल ए क्लेम फॉर रिफंड विद इन 30 डेज ऑफ द नोटिस. तो नोटिस के 30 दिन के अंदर आप रिफंड मांगोगे जो 15% आपने पेनल्टी भर दी है और फिर आप आईआरएस को कॉन्फ्रेंस के थ्रू बताओगे. द प्रिपेयर ऑल्सो रिक्वेस्ट कॉन्फ्रेंस विद द आईआरएस एजेंट एंड प्रेजेंट एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन शोइंग दैट द पेनल्टीज नॉट वारंटेड, कि हमारे ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जानी चाहिए. अब यहां बोल रहे हैं फ्रॉविलिस सबमिशन, मतलब आपने कोई रिटर्न को एक फ्रॉविलिस सबमिशन. तो सर फ्रॉविलिस सबमिशन क्या होता है, मतलब ऐसा रिटर्न जिसमें की सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, ओमिट इंफॉर्मेशन नेसेसरी टू डिटरमाइन द टैक्स पेयर लायबिलिटी. मतलब जानबूझ के आपने कुछ उसके एनेक्सर वगैरह फाइल नहीं करे, आपने कैलकुलेशन गलत दिखाया है, इनकरेक्ट टैक्स दिखाया है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, फ्रॉविलिस सबमिशन. तो यहां पर पर्पस क्या है, डिजायर टू इम्पेड द कलेक्शन ऑफ टैक्स, कि जहां पर आप कलेक्शन ऑफ टैक्स को क्या करना चाह रहे हैं, छुपा रहे हैं, मतलब एक प्रकार से मैनिपुलेशन कर रहे हैं, तो उसको फ्रॉविलियस रिटर्न बोलते हैं. ए रिटर्न बेस्ड ऑन द टैक्स पेयर ऑल्टरिंग और स्ट्राइकिंग आउट द पेनल्टी और प्रीजुरी लैंग्वेज अबाउट द सिग्नेचर लाइन एंड ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट है फ्रॉविलियस रिटर्न. मतलब आपने यहां पर सिग्नेचर को क्या कर दिया, अल्टर कर दिया, स्ट्राइक आउट कर दिया, पेनल्टी जानबूझकर, मतलब आप अगर कोई बोगस सिग्नेचर करके जिससे कि आप पेनल्टी से बच सके, तो इसको भी यहां पर क्या बोला गया है, फ्रिवोलस रिटर्न की डेफिनेशन में कंसीडर किया. इफ टैक्स रिटर्न प्रिपेयरिंग टैक्स रिटर्न विद अंडरस्टेटमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी taking frivolous position, one of which there is a not reasonable belief that the tax treatment of position would more likely than not sustain, is subject to penalty of $1,000 or 50% of the income derived by the preparer as the return. मतलब आपके ऊपर आप अगर जानबूझकर अंडर स्टेटमेंट ऑफ लायबिलिटीज करते हैं तो $1,000 और 50% ऑफ इनकम दोनों में से जो ज्यादा है आपके ऊपर पेनल्टीज लगाई जा सकती है.
तो फ्रेवुलस रिटर्न की पेनल्टी है $1000 और 50% ऑफ द इनकम डिराइव बाय द प्रिपेयर विच एवर इज मोर। तो रिटर्न प्रिपेयर के ऊपर क्या लगाई जा सकती है। और जहां पर फिर बोल रहे हैं टैक्स रिटर्न पेपर इज नॉट सब्जेक्ट टू पेनल्टी फॉर फेलियर टू फॉलो रूल्स एंड रेगुलेशन इफ द प्रिपेयर इज अ गुड फेथ एंड रीजनेबल बेसिस। मतलब आपने रीजनेबल बेसिस पे गुड फेथ पर काम किया है तो आपके ऊपर पेनल्टीज नहीं लगाई जा सकती। तो थोड़ा सा पेनल्टी वाला चैप्टर है। फ्रॉड के ऊपर कितनी पेनल्टी लग सकती है सर। जानबूझकर आपने विलफुल और डिलिबरेट वे में क्या किया है, आपने टैक्स पेयर को बेनिफिट पहुंचाया तो $2.5 लाख, $2.5 लाख सॉरी, $500,000 इन केस ऑफ कॉर्पोरेशन, और 3 साल की सजा भी आपको हो सकती है। ये सेक्शन 7206 में बताया। अब सर फ्रॉड ऑफ इनकम कैसे, इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड क्या है। आपने जानबूझ के ओमिशन कर दिया है, जानबूझ के एंट्रीज गलत पास करा दी, अनएक्सप्लेन्ड सबमिशन किया है, सब्सटेंशियल अनएक्सप्लेन्ड इंक्रीज इन दी नेटवर्थ। अब आपकी पिछले साल की नेटवर्थ 50 करोड़ की थी, इस बार 80 करोड़ की दिख रही है। तो ये सब क्या है, ये इंडिकेटर्स है। मतलब आपको एक बार इसको देखना पड़ रहा है। बैंक डिपॉजिट फ्रॉम अनएक्सप्लेन्ड सोर्स, आपके बैंक में बहुत ज्यादा पैसा है, आप उसका सोर्स नहीं बता पा रहे हैं। पर्सनल एक्सपेंडिचर ओवर अवेलेबल रिस्क, बहुत ज्यादा पर्सनल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं। कंसीलमेंट ऑफ अनएक्सप्लेन्ड करेंसीज हैं, आपके पास कैश में बहुत सारे पोस्ट डेटेड चेक्स वगैरह पड़े हुए हैं। क्या लिख रहे हैं, फेलियर ऑफ डिपॉजिट रिसिप्ट टू द बिजनेस अकाउंट कॉन्ट्ररी टू नॉर्मल प्रैक्टिस, फेलियर टू फाइल रिटर्न, जानबूझ के रिटर्न फाइल नहीं कर रहे हैं। कैशिंग चेक रिप्रेजेंटिंग इनकम एट चेकिंग कैश सर्विस एंड बैंक्स अदर देन टैक्स पेयर। मतलब कैश जो आपको जो चेक मिला था उसको इन कैश किसी दूसरे अकाउंट से कर रहे हैं, गलत बोगस एंट्रीज घुमा रहे हैं, फॉल्स डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। ये सारे क्या हो सकते हैं, इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड। इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड डिडक्शन, जानबूझ के ओवर स्टेटमेंट करा लिया, पर्सनल एक्सपेंडिचर को बिजनेस एक्सपेंडिचर के रूप में क्लेम कर लिया, फिक्टिटियस डिडक्शन, फर्जी बोगस बिल बना लेना, एग्जम्पशन क्लेम फॉर नॉन एग्जिस्ट डिसीज और सेल्फ सपोर्टिंग पर्सन। तो अब आने वाले बिजनेस पार्ट 1 में भी पढ़ेंगे कि बहुत सारी डिडक्शन मिलती है डिपेंडेंट के ऊपर, चाइल्ड के ऊपर, लोन ऑफ ट्रस्ट फंड डिस्गाइज्ड एज ए परचेस और डिडक्शन। आपने लोन वगैरह किसी को दिया और उसकी आपने उसको परचेस के रूप में दिखा लिया है। बुक्स ऑफ रिकॉर्ड में आप क्या कर रहे हैं, फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं, कीपिंग 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एक अपने घर पे रख रहे हैं, एक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे रहे हैं। फॉल्स एंट्रीज हैं, इनवॉइस दैट आर इररेगुलरली नंबर्ड, एक के बाद 10 आ गया, फिर 11 आ गया, फिर 16 आ गया, फिर 25 आ गया, फिर 3-4 शुरू हो गए। तो चेक मेड पेबल टू थर्ड पार्टीज देयर आर इंडोर्स बैक टू द टैक्स पेयर, मतलब चेक की एंट्री घुमा रहे कि पहले आपने चेक दे दिया और वही चेक घुमा के आपके पास आके। तो ये क्या है सब, ये फॉल्स डिक्लेरेशन है जिसके बेसिस पर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। तो इसके रीजंस आपको एक बार गो थ्रू करना है। चेक मेड पेबल टू वेंडर्स एंड अदर बिजनेस पेइंग दैट आर कैश बाय द टैक्स पेयर, आपने क्या किया, एक नकली चेक काट के सप्लायर को दे दिया, बोले देखो मैं यहाँ बिजनेस में डिडक्शन ले लूंगा, और वो आपसे क्या करेगा, उस चेक को कैश करा के आपको पेमेंट दे दे। मतलब सोचो ए ने क्या करा, बी को एक चेक दे दिया, बी ने अपने अकाउंट में डाला, उसके अकाउंट में पैसा आ गया, उसने वो पैसा विड्रॉल करके वापस टैक्स पेयर को दे दिया। तो इसे फॉल्सिफिकेशन कर रहे हैं, रिकॉर्ड को मैनिपुलेशन कर रहे हैं। तो इसके बेसिस पर आप पर बहुत सारी पेनल्टीज, जनरल एंट्रीज हैं जो कि क्वेश्चनेबल हैं, रिकॉर्डिंग इनकम आइटम इन सस्पेंस अकाउंट में डाल दिया आपने, फॉल्स रिसिप्ट ऑफ डोनर बाय एग्जम्प्ट ऑर्गेनाइजेशन, फर्जी आपने डोनेशन के बिल्स दिखा दिए हैं। तो ऐसे अगर इस हजारों हो सकते हैं, कोई एक नहीं हो सकता। ये अलोकेशन ऑफ इनकम, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट टू फिक्टिटियस पार्टनर, कोई पार्टनर ही नहीं है उसको आपने क्या कर दिया है, तो पेनल्टीज लगाई जा सकती। इंक्लूज ऑफ इनकम और डिडक्शन द रिटर्न फॉर रिलेटेड टैक्स पेयर, किसी रिलेटेड टैक्स पेयर के आपने क्या करी, आप रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में आपने किसी प्रकार का क्या किया है, फ्रॉड किया है। तो ये सारे बेसिस पर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती है। फिर कंडक्ट ऑफ द टैक्स पेयर क्या हो सकता है, इन इंडिकेटर ऑफ फ्रॉड, फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट मटेरियल फैक्ट, जानबूझ के झूठ बोल रहे हैं, अटेम्प्ट टू हिंडर द एग्जामिनेशन, फेलियर टू आंसर परटेंट क्वेश्चंस, रिपीटेड कैंसिलेशन, अपॉइंटमेंट, रिफ्यूजल टू प्रोवाइड रिकॉर्ड, मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है, आप उनको नहीं दे रहे हैं। फेलियर टू फॉलो एडवाइस ऑफ अकाउंटेंट और अटर्नी, अटर्नी वकीलों की एडवाइस फॉलो नहीं कर रहे। फेलियर टू मेक फुल डिस्क्लोजर, सारे डिस्क्लोजर नहीं दे रहे हैं। टैक्स पेयर नॉलेज ऑफ टैक्स एंड बिजनेस प्रैक्टिस वेयर न्यूमरस क्वेश्चनेबल आइटम्स, मतलब बोगस एंट्रीज, फेक ट्रांजेक्शन,
जनरल एंट्री उल्टी सीधी घुमा रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स नहीं बता रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स को छुपा दे रहे हैं, रिकॉर्ड नहीं मेंटेन कर रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ असेट्स कर रहे हैं, अपनी वाइफ को एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं, फिर वो एसेट्स अपने नाम पे घुमा ले रहे हैं, तो कंसीलमेंट ऑफ इनकम। तो ये सारे रीजंस के ऊपर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती हैं, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। बहुत सारे रीजन है, यूज ऑफ फॉल्स सोशल सिक्योरिटी नंबर, सबमिशन ऑफ फॉल्स W4 फॉर्म, सबमिटिंग ऑफ फॉल्स एफिडेविट, अटेम्प्ट टू ब्राइब द एग्जामिनर, willful and intentional failure to execute pension plan amendments, payment of improper expenses, हजारों है ये, 11 12 15 नहीं है। तो इनके बेसिस पर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती हैं, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। कंसीलमेंट, इनकम कैसे छुपा रहे हैं, इनएडिक्वेट कंसीडरेशन, आप सुनते होंगे हवाला ट्रांजेक्शन होते हैं, प्रॉपर्टी को रजिस्ट्री कम नाम से कमाते हैं, टेबल के नीचे से कैश ले, वहां पे भी होता है। इंसॉल्वेंसी ऑफ द ट्रांसफर, एसेट्स प्लेड इन अदर नेम, दूसरों के नाम से एसेट्स खरीद रहे हैं, ट्रांसफर ऑफ ऑल और नियरली ऑल द डेटर्स प्रॉपर्टी, तो डेटर्स की प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर रहे हैं, क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन पार्टीज एंड द ट्रांसफर, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन में वो कर रहे हैं, रिटेंशन ऑफ द पोजीशन, फॉल्स एंट्रीज बार बार आया है, सीक्रेट बैंक अकाउंट हो सकते हैं, डिपॉजिट टू बैंक अकाउंट अंडर नॉमिनी नेम से बैंक अकाउंट ओपन कर लिए, कंडक्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन फॉल्स नेम्स। तो ये सारी चीजों के ऊपर आपके ऊपर क्या लगाई जा सकती हैं, पेनल्टीज लगाई जा सकती है। बैजेस, फ्रॉड और फैक्ट दैट सजेस्ट फ्रॉड बट दैट द स्टैंडिंग अलोन डू नॉट एस्टैब्लिश इट इज नेक्स्ट। तो बैजेस मतलब कि वो बोलना चाहते हैं कि ये फ्रॉड्स तो है, कि फैक्ट बता रहा है ये फ्रॉड, लेकिन एक्चुअल में वो फ्रॉड नहीं। फेलियर, एग्जांपल फेलियर टू गिव एडिक्वेट रिकॉर्ड मे बी बैज ऑफ द फ्रॉड। अब सोचिए आपने बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं मेंटेन करी, इसका ये मतलब तो नहीं है कि आपने फ्रॉड किया, लेकिन कहीं ना कहीं सर ये इंडिकेशन ऑफ द फ्रॉड तो है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपने यहां पर मेंटेन नहीं की, तो इसको बैजेस के नाम से जानते हैं। फिर डिस्क्लोजर स्टेटमेंट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट आ रहे हैं। So form number 8275 is used to taxpayer and tax return prepared to disclose item or position that are not otherwise adequately disclosed। तो ये 8275 फॉर्म होता है जिसमें आप अगर आपने रिटर्न में कोई चीजें नहीं डिस्क्लोज की तो इस फॉर्म में आप क्या कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। मतलब इनकम टैक्स में आपने कुछ इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करी तो टैक्स पेयर इस फॉर्म के अंदर उन इंफॉर्मेशन को प्रेजेंट कर सकता है जिससे कि उसके ऊपर पेनल्टीज ना लगाई जाए। मतलब पेनल्टीज को अवॉइड करने के लिए ये फॉर्म दिया गया है। तो यहां पर क्या क्या चीजें आती है, नेग्लिजेंस हो गया, कोई डिसरिगार्ड ऑफ रेगुलेशन है, कोई आपने अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, कोई सब्सटेंशियल वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट है, कोई ओवर स्टेटमेंट ऑफ पेंशन लायबिलिटीज है, सब्सटेंशियल गिफ्ट टैक्स वैल्यूएशन अंडर स्टेटमेंट। तो ये सारी रीजन से आपको क्या है, डिस्क्लोजर से रिलेटेड। मतलब देखिए इसको यहाँ पे रट्टा नहीं मारना, आपके दिमाग में आना चाहिए कि टैक्स रिटर्न डिस्क्लोजर स्टेटमेंट क्या है, कि 8275 है कि जहां पर आपने इनकम टैक्स में रिटर्न, इनकम टैक्स के रिटर्न में इंफॉर्मेशन सबमिट नहीं करी है, फिर भी आपको डिपार्टमेंट बोलता है कि आपसे अगर कोई नेग्लिजेंट हो गया है, कोई अंडर स्टेटमेंट ऑफ इनकम टैक्स है, कोई वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट है, कोई गिफ्ट टैक्स से रिलेटेड वैल्यूएशन मिस स्टेटमेंट है, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें उसका डिस्क्लोजर दे सकते हैं। तो यहां पर जो है स्टडी यूनिट 2 हमारी क्या होती है, पूरी तरीके से फिनिश होती है। ये पेनल्टीज की आपको लिस्ट दी गई है, एक बार इस पेनल्टीज की लिस्ट को देख लीजिए, वैसे याद किसी को होगी नहीं कि किन किन चीजों के ऊपर इस समरी के रूप में आपको पेनल्टीज दी गई। मतलब चैप्टर 2 में से 1 या 2 ही क्वेश्चन आते हैं, ज्यादातर आते नहीं। इस चैप्टर को आप केवल ऊपर ऊपर से पढ़ ले, तीसरा चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर स्टडी यूनिट 2 क्या होती है हमारी, फिनिश होती है।